बात राजलदेसर नामक गांव की है, जहां पर मोहन नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी कामिनी के साथ रहा करता था। मोहन के घर में उसकी एक बूढ़ी माँ और 2 बच्चे थे। बेटे का नाम सोनू और बेटे का नाम छुटकी था। मोहन मछलियां पकड़कर बेचा करता था। उसके घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला करता था। गांव में एक ही तालाब था जहां से बहुत सारे मछुआरे मछलियां पकड़ते थे। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था और गर्मियां बढ़ने के साथ साथ तालाब में मछलियों की कमी होती जा रही थी। मोहन अपने घर आया और हताश होकर अपनी पत्नी कामिनी से बोला, कामिनी, तुम्हें पता है आज भी मुझे बहुत कम मछलियां मिली थी तालाब में, इसीलिए कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिल पाए। जो कुछ भी पैसे मिले हैं ये आटा और थोड़ी धनिया और मिर्ची ला दी है। बस अब तुम चटनी बना लो और आटे से रोटियां बना लो, हम वहीं खा लेंगे। सोच रहा हूं कि कल थोड़ा जल्दी जाऊं तालाब पर, शायद थोड़ी और मछलियां मिल जाएं। मोहन की बूढ़ी माँ मोहन की बात सुन रही थी और वो मोहन से बोली, अरे बेटा, तू इतना परेशान क्यों होता है? भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तू बस ऐसे ही मेहनत करता रहा। अभी तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ माँ। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं पर उसका कोई फल नहीं मिलता। अरे बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। भगवान सबके लिए हैं, वो सब ठीक कर देंगे। तुम बस भरोसा रखो। हाँ जी, मुझे भी यही लगता है कि माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं और अच्छे बुरे दिन तो जीवन का हिस्सा है। आप ज्यादा परेशान मत होइए, मैं जल्दी से खाना बनाकर लगा देती हूँ। सभी लोगों ने बैठकर खाना खाया। फिर अगले दिन मोहन थोड़ा जल्दी उठकर मछलियां पकड़ने के लिए निकल गया, इस आस में कि वो जल्दी जाएगा तो उसे मछलियां मिल जाएंगी। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि और भी कई सारे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए सुबह सुबह जल्दी वहां उपस्थित थे। तभी एक मछुआरा रामू मोहन के पास आया और उसके पास आकर बोला, मोहन भाई, कितनी भी जल्दी आ जाओ, मछलियां की तालाब में कमी है तो ज्यादा मछलियां भला कहां से मिलेंगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह तालाब छोड़कर हमें कोई और तालाब देखना होगा मछली पकड़ने के लिए। हाँ रामू, वो तो ठीक है, लेकिन तुझे तो पता है कि आसपास के सभी गांव में बस एक ही तालाब है। हाँ भाई, वो भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो हमें मछलियां पकड़ना छोड़कर कोई और काम करना पड़ेगा। ऐसा कहकर रामू अब वहां से चला गया। मोहन भी अपना जाल पानी में डाल दिया, लेकिन उसके जाल में भी 3-4 मछलियां ही फंसी थीं। वो बहुत निराश था। मायूसी के साथ वो बाजार गया और उन्हें बेचकर जो भी उसे पैसे मिले उससे अपने घर के लिए दाल चावल खरीद कर ले आया और अपनी पत्नी से बोला, आज भी बस इतना ही मिला है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। तभी मोहन की बेटी छुटकी बोली, ये क्या पिताजी, आज भी हमें बस रूखी सूखी ही खानी पड़ेगी। अच्छा खाना खाए हुए कितने दिन बीत गए हैं। उसकी माँ छुटकी को बीच में रोकती हुई बोली, छुटकी, तुम आजकल बहुत बोलने लगी हो। चलो चुपचाप से खाना खा लो, तुम्हें पढ़ाई भी तो करनी है। अपने पिताजी से बात करने की तमीज खो चुकी हो तुम। मोहन समझ रहा था कि कामिनी सिर्फ छुटकी को चुप करवाने के लिए ऐसा कह रही थी ताकि मोहन ज्यादा परेशान ना हो। कामिनी ने जल्दी से दाल चावल बनाए और सभी ने खाना खाया। उसके बाद मोहन अब अपनी माँ के पास गया और उनके पास बैठकर बोला, माँ, कभी कभी तो मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो जाता हूँ। भगवान जाने मेरी गरीबी कब दूर होगी। मुझे ये चिंता खाए जा रही है। तू चिंता मत कर बेटा, तेरे पिताजी का और मेरा दोनों का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। आज नहीं तो कल सब अच्छा ही होगा। बस तू निराशा को अपने गले से मत लगने दे। भगवान पर भरोसा रख। हाँ माँ, बस तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे हौसला देती हैं कि आज नहीं तो कल सब अच्छा हो जाएगा। मोहन अपनी माँ की गोद में सर रखकर आराम करने लगा। बूढ़ी माँ भी मोहन को हौसला देने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, मोहन जब घर आया तो उसकी पत्नी कामिनी ने उसे बताया
अजी सुनते हो, माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हमें उन्हें वैद्य जी को दिखाना होगा। ये सुनकर मोहन बहुत परेशान हो गया और बोला, कामिनी, तुम तो जानती हो कि मैं 2 वक्त का खाना भी बड़ी ही मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। अब माँ का इलाज कैसे कराऊंगा? अजी आप इतनी चिंता मत करो। मैं पड़ोस वाली कमला दीदी से 1000 रुपए मांग कर लाई हूँ। यह लो 1000 रुपए, और आप जाओ और माँ जी का इलाज करवाओ। बड़े बूढ़ों का सर पर साया होना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी हो। मोहन वो पैसे ले लेता है और अपनी माँ का इलाज करवाता है। इसके बाद दवाई लेकर मोहन घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ ये लो दवाइयाँ और समय पर खाना और अपना ध्यान रखना। बेटा, तुम लोगों को मेरे लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जीवन तो लगभग पूरा हो चुका है। मैंने सुना है कि कामिनी पड़ोस से उधार मांगकर यह पैसे लाई है। तुम दोनों मेरे लिए इतना परेशान मत हो बेटा। परेशानी की क्या बात है माँ? तुम हमारे लिए बहुत महत्व रखती हो। तुम हमारे लिए सब कुछ हो। तुम्हारे जीवन से बड़ा हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। अब चलो, ज्यादा समझदारी मत दिखाओ, बल्कि यह दवाइयाँ खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। मोहन की माँ दवाई खा लेती है और सो जाती है। सुबह के लगभग 11 बज चुके थे। कामिनी चुटकी से बोलती है, छुटकी बेटा, दादी अब तक उठकर कमरे से बाहर नहीं आई है। ज़रा तू जाकर देख तो कि दादी अभी तक क्यों नहीं उठी है। उन्हें जगाकर बाहर ले आ, और बेटा तब तक मैं सब लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर दादी को लेकर आती हूँ। छुटकी दादी के कमरे में जाती है तो देखती है कि दादी आंखें बंद करके सो रही हैं। छुटकी उन्हें बहुत आवाज लगाकर जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दादी नहीं जागती। उठो दादी माँ, बहुत देर हो गई है। माँ तुम्हें बुला रही है। आप ही तो बोलते हो कि अच्छे लोग ज्यादा देर तक नहीं सोते। सुबह उठना अच्छा होता है। दादी माँ उठो ना। जब चुटकी के बहुत उठाने पर भी उसकी दादी माँ नहीं उठती, तब वो अपनी माँ से आकर कहती है, माँ, दादी माँ तो उठ ही नहीं रही। मैंने उन्हें बहुत जगाया और वो कुछ बोल भी नहीं रही। कामिनी ने माँ जी के कमरे में जाकर देखा तो उनका देहांत हो चुका था। मोहन ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। अब मोहन जब भी अपने घर में बैठा होता तो अपनी माँ के कमरे को देखकर बहुत दुखी होता। एक दिन मोहन कामिनी से बोला, कामिनी, मुझे इस कमरे को देखकर माँ की बहुत याद आती है। ऐसा करो कि इस कमरे को बंद कर दो। हाँ जी, आप सही कहते हैं। मैं भी इस कमरे को बंद कर देती हूँ। इस कमरे को देखती हूँ तो माँ जी की बहुत याद सताती है। फिर कामिनी उस कमरे को बंद कर देती है। मोहन की माँ के देहांत को अब लगभग 1 महीने का समय बीत चुका था, पर मोहन के हालात अब भी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वह परिस्थितियों से जूझ रहा था। एक दिन मोहन कामिनी से बोला, कामिनी, मुझे लगता है कि मुझे अब मछली बेचने का काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे तो अपना घर भी नहीं चल पा रहा है। मुझे कुछ और काम करना चाहिए। हाँ जी, मैं भी आपको यही कहना चाहती थी कि कुछ और काम कर लो। अगले दिन मोहन अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकलता है। वो कई जगह काम तलाशता है, लेकिन उसे कोई काम कहीं नहीं मिलता। वो अपने घर की तरफ निराश होकर लौट रहा था। तभी उसे रामू दिखाई देता है, जो एक किराने की दुकान पर बैठा हुआ था। रामू ने जैसे ही मोहन को देखा तो उसे आवाज लगाई, अरे मोहन भाई, अरे ओ मोहन भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? अब क्या बताऊं रामू भाई, मैं अपने लिए काम ढूंढने गया था, लेकिन मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। मैं बहुत परेशान हूं रामू भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मोहन भाई, मछलियों में तो अब कोई फायदा नहीं रहा। इसीलिए मैंने भी मछलियों का काम छोड़कर सेठ जी की दुकान पर काम कर लिया है। अब मैं यही काम करता हूँ, ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है रामू भाई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर जाना है। कामिनी मेरा इंतजार कर रही होगी। उसके बाद मोहन घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और बोला, कामिनी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला।
मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं अब क्या करूं। कहीं इस हालत में तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? ये आप क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो, आपकी बात समझ सकती हूँ, परंतु इतना मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं। हाँ हाँ कामिनी, बताओ। अजी, जब मैं अपने मायके में थी तो बहुत अच्छे समोसे बनाया करती थी। सारे मोहल्ले वालों को मेरे हाथ के समोसे बहुत पसंद थे। अगर आप कहें तो मैं घर से समोसे बनाकर दे दिया करूँगी और आप उन्हें गांव में जाकर बेच दिया करना। वैसे भी हमारे पूरे गांव के अंदर कोई समोसे की दुकान नहीं है। हमारे समोसे बहुत बिकेंगे, बस हमें एक कोशिश करने की देर है। अगर आप कहें तो हम यह कोशिश कर सकते हैं। बिकेंगे या नहीं यह तो मैं नहीं कह सकता कामिनी, लेकिन ठीक है, तुम मुझे समोसे बनाकर दो और मैं उसे बेच कर देखता हूं। लेकिन कामिनी, उसमें भी एक सवाल है। हमारे पास समोसे की दुकान खोलने के लिए तो पैसे ही नहीं हैं। हम समोसे की दुकान कैसे खोलेंगे? और तुम तो जानती हो, गांव में कोई उधारी भी नहीं देता। हाँ, ये बात भी है, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर कामिनी थोड़ी देर सोचती है और बोलती है, अजी, आपको याद है जब मैं दुल्हन बनकर नई नई घर में आई थी तो माँ जी ने मुझे अपने कंगन उतार कर दिए थे। वो कंगन अभी भी मेरे पास जैसे थे वैसे ही पड़े हैं। ऐसा करते हैं, हम उसे बेच देते हैं और उसी से समोसे की दुकान शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं कामिनी, वो माँ जी की आखिरी निशानी है। हम उसे नहीं बेच सकते। उस कंगन में माँ का आशीर्वाद भी तो है। वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए एक दुकान खुलवाई जाए। आखिर हमारी बेटी के बारे में भी तो सोचना है, और हो सकता है माँ का आशीर्वाद इसीलिए अभी तक मेरे पास रखा हो कि वो आपके काम आ जाए। और इस तरह कामिनी जिद करके अपने कंगन बेचने के लिए दे देती है। मोहन कंगन बेचकर समोसे के लिए आलू की बोरी, तेल, मसाले, कढ़ाई, सारी चीजें खरीद कर ले आता है और कामिनी से कहता है, देखो कामिनी, मैं सारा सामान ले आया हूँ। बस तुम मुझे समोसे बनाकर दे दो और मैं तल कर बेचता हूँ। तब तक मैं किराए का ठेला लेकर आता हूँ। मोहन ठेला लेने के लिए चला जाता है। इधर कामिनी ने सारी चीजें किचन में जमाई और समोसे बनाने शुरू कर दिए। मोहन ने समोसे की दुकान लगाई और आवाज लगाने लगा, समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। एक बार खाकर देखो मेरे गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे। बड़ी मुश्किलों के बाद इक्का दुक्का ग्राहक ही मोहन के समोसे खाने आ रहे थे। मोहन को यह देखकर बहुत चिंता हो रही थी। मोहन जब शाम को घर पहुंचा, कामिनी से बोला, कामिनी, जिस तरह से मेरे समोसे की दुकान चल रही है, ऐसे तो लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। मेरे समोसे कोई खा ही नहीं रहा, बस इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं। इस तरह घर का खर्चा कैसे चलेगा? कोई बात नहीं जी, हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था और अभी भी मोहन की दुकान का वही हाल था कि इक्का दुक्का ग्राहक ही आया करते थे। एक दिन मोहन शाम को घर आया और बोला, कामिनी, आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मैं माँ की कोठरी में बैठता हूँ। मोहन ने कोठरी खोली और माँ के पलंग पर जाकर बैठ गया। उसके बाद मोहन को नींद आ गई। सपने में उसे अपनी माँ नजर आई और मोहन की माँ उससे कह रही थी, मोहन बेटा, मायूस मत हो, मेरी आत्मा इसी कोठरी में रहती है। तुम्हारे पिताजी के आशीर्वाद से मेरी आत्मा को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं। तुम ऐसा करो कि समोसे की बोरियां यहाँ लाकर रखो और बाकी का सामान भी। तुम देखना, तुम्हारी दुकान बहुत चलेगी और तुम्हारे समोसे की बोरियों से आलू कभी खत्म नहीं होने देगी तुम्हारी यह माँ। मोहन जैसे ही जागा, उसने कामिनी को सारी बातें बताई और कामिनी ने आलू की बोरी, बचा हुआ सामान और पैसे सब कुछ ले जाकर कोठरी में रख दिया। अगले दिन मोहन ने जब समोसे की दुकान लगाई तो एकदम से उसकी समोसे की दुकान पर समोसे खाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। शाम तक मोहन के सारे समोसे खत्म हो गए। मोहन बहुत खुशी से घर आया और कामिनी से बोला, अरे कामिनी, सुनती हो, आज तो गजब हो गया है। आज तो मेरी दुकान में इतनी भीड़ लगी कि शाम तक सभी समोसे खत्म हो गए। एक भी समोसा नहीं बचा। और अब मोहन ने अपने ठेले की जगह एक रेस्टोरेंट बना लिया था।
जहां पर समोसे के साथ साथ जलेबी, मीठी दही और बहुत सारी चीजें मिलती थीं। मोहन के समोसे की दुकान दिन दिन मशहूर होती जा रही थी। तुम्हें पता है कामिनी, आज मेरे सारे समोसे बिक गए, बल्कि समोसे कम पड़ गए थे। कामिनी भी यह सुनकर बहुत खुश हो गई। फिर वो लोग कोठरी में गए तो देखा कि कोठरी में आलू की बोरियां भरी की भरी पड़ी थीं और समोसे तलने का तेल भी बिल्कुल उतना ही था जितना पहले था। वो समझ गए कि इसके पीछे उनकी माँ का आशीर्वाद है। लगभग 1 महीना बीत चुका था। मोहन की दुकान दिन पर दिन बहुत अच्छी चलती जा रही थी। मोहन को पता नहीं था, लेकिन आते जाते रामू मोहन की चलती हुई दुकान को देखकर बहुत जल भुन रहा था। एक दिन रामू अपने मन में बोला, बताओ भला, कल तक इस मोहन के पास काम नहीं था और इसके घर पर खाने के भी लाले थे। इसने समोसे की दुकान क्या खोली? यह तो पैसे छाप रहा है। इसकी समोसे की दुकान पर रोज इतनी भीड़ रहती है। समझ नहीं आता, लोगों को इसके समोसे इतने क्यों पसंद आ रहे हैं। चलो, आज मैं भी एक खाकर देखता हूँ। रामू मोहन के दुकान पर जाता है और मोहन से कहता है, अरे मोहन भाई, मेरे लिए भी 2 समोसे लगा देना। हाँ हाँ रामू भाई, क्यों नहीं। रामू ने मोहन के समोसे खाए और मन ही मन बोला, ऐसा भी कुछ खास नहीं है। इन समोसों में जरूर ही कोई जादू टोना कर रहा है, जिसकी वजह से इसके समोसे इतने बिक रहे हैं। और ऐसा सोचकर रामू वहां से चला गया। अब रामू रोज मोहन के समोसों को बिकते हुए देखकर मन ही मन कुढ़ता रहता। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मोहन के समोसे खूब बिकते रहे। लगभग 6 महीने का समय बीत चुका था। शाम को पंचायत बिठाई गई। मुखिया ने पंचायत में शोभा मौसी को बुलाया और बोला, आसपास के गांव के लोग भी उसके यहाँ समोसे और जलेबी और दूसरी तरह के पकवान खाने आया करते। यह तो हमारे गांव के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे तो हमारे गांव का नाम रोशन होगा। लेकिन यह बात रामू को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन रामू मोहन के घर के सामने से जा रहा था। तभी उसने मोहन को अपनी पत्नी से बात करते सुना, तो वो खिड़की में छुपकर सुनने लगा। कामिनी, अगर इस कमरे में माँ का आशीर्वाद नहीं होता और इस कोठरी में हमारी सारी चीजें रखने से वह खत्म नहीं होती, तो शायद आज इतना बड़ा बिजनेस हम खड़ा नहीं कर पाते। हाँ जी, सब माँ का आशीर्वाद और आपके पुण्य कर्मों का फल है। यह सब सुनकर रामू सारी बात समझ गया और अपने मन ही मन बोला, अच्छा, तो मोहन की कामयाबी का यह राज है। मोहन अपनी माँ की कोठरी के कारण कामयाब हो रहा है। तो ठीक है, मैं इस कोठरी में ही आग लगा देता हूँ। ना कोठरी रहेगी और ना ही मोहन कामयाब होगा। अगले दिन रामू ने रात को चोरी से मोहन की कोठरी में आग लगा दी और चुपचाप वहां से भाग गया। मोहन की कोठरी धू धू करके जलने लगी। मोहन अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ बाहर आ गया। तब तक सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। मुखिया जी मोहन के पास आए और बोले, अरे भाई मोहन, तुम्हारा सारा घर तो जल गया। ऐसा करो, अभी तुम मेरे घर चलो और फिर सुबह सोचना कि क्या करना है। मुखिया जी मोहन को लेकर अपने साथ घर चला गया। दूसरे दिन मुखिया कहीं घूमने गया था। जब वो वापस आया तो वो मोहन से बोला, अरे भाई मोहन, ये पता चल गया है कि तुम्हारे घर में आग किसने लगाई है। आज शाम को पंचायत है। तुम उस पंचायत में आओ, मैं वहीं बताऊंगा कि आग किसने लगाई है। हाँ शोभा मौसी, जरा आप बताओ तो कि आपने क्या देखा था। किसी ने मोहन के घर में आग लगाई थी। मुखिया जी, अक्सर मेरे घर अगर कोई चीज खत्म हो जाती है तो मैं कामिनी के घर से ले आती हूँ। कल रात भी मेरे घर पर आटा खत्म हो गया था। मैं आटा लेने के लिए रात को कामिनी के घर जा रही थी। तभी मैंने देखा कि एक आदमी अपने हाथों में पेट्रोल और मिट्टी का तेल लेकर उधर जा रहा था। इससे पहले कि मैं उसे कुछ बोल पाती, उसने मिट्टी का तेल मोहन के घर पर छिड़क दिया और आग लगाकर भागने लगा। मैं जोर से चिल्लाई, कौन है? अरे कौन है? मेरी आवाज सुनकर उस आदमी ने पलटकर देखा और मैंने उसका चेहरा देख लिया। मुखिया जी, वो रामू ही था।
क्यों भाई रामू, तुम्हें कुछ कहना हो तो बताओ। रामू के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो शर्मिंदा था क्योंकि उसका भेद सबके सामने खुल चुका था। तब मुखिया बोला, तो ठीक है, रामू को इसकी सजा मिलनी चाहिए, इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं नहीं मुखिया जी, मुझसे गलती हुई है। मुझ पर दया कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मोहन, मुझे माफ कर दो। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। अगर मैं जेल चला गया तो उनका खर्च कौन उठाएगा? तुम माफी के लायक नहीं हो रामू, तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा। तभी मोहन बोला, नहीं मुखिया जी, इसे पुलिस के हवाले मत कीजिए। यह मेरा दोस्त है। मैं मानता हूं कि इसने गलती की है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे माफ करता हूं। और रही बात मेरे घर को जलाने की, तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही वहां पर फिर से एक नया घर बना लूंगा और अपनी मां की कोठरी को वापस बना लूंगा। और इस तरह मोहन ने रामू को माफ कर दिया। मोहन ने अपने लिए पहले से भी ज्यादा बड़ा घर बना लिया और जहां पर उसकी मां की कोठरी थी वहां पर फिर से कोठरी बना दी। और फिर बाद में रामू को अपने यहाँ काम पर रख लिया। इस तरह गरीब समोसे वाले ने अपने दोस्त को माफ किया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारी।